एक बार फिर स्वागत है सभी बच्चों का इस चैनल में। और मैंने फिर एक बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कलेक्ट किया है यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड, क्योंकि एक ही तरह के जब कोई टॉपिक होते हैं ना तो उसको लर्न करने में, प्रिपेयर करने में काफ़ी आसानी रहती है। तो इधर उधर की बात ना करके, क्योंकि हर बार काफ़ी इधर उधर हो जाता है, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए, मैं उनको समझा देता हूँ कि कैसे इनको प्रिपेयर किया जाएगा, क्या मतलब है इनका, किस तरह पढ़ेंगे। लिखा हुआ है गवर्नमेंट बाय ए पर्सन हैविंग एब्सोल्यूट पावर। एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा शासन जिसको संपूर्ण ताकत या शक्ति मिली हो, एब्सोल्यूट अथॉरिटी जिसको संपूर्ण अधिकार मिला हो, तो उसको यहाँ पर कहेंगे ऑटोक्रेसी। AUTOCRACY, उसको ऑटोक्रेसी कहेंगे, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं स्वशासन। तो ऑटोक्रेसी हो गया। गवर्नमेंट बाय ए पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, मतलब एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा शासन होता है जिसे हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, समाज में एक जैसे सर्वोच्च पद या स्थान प्राप्त हो, जिसको हम अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। जैसे अरिस्टोक्रेट पर्सन होते हैं, रईस आदमी होते हैं, बड़े मतलब कुलीन आदमी होते हैं, तो उनको हम कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। ARISTO, अरिस्टोक्रेसी वही रहेगा। ज़्यादातर सभी वर्ड्स में क्रेसी शब्द जुड़ जाता है, ज़्यादातर, मैंने कहा सब में कोई ज़रूरी नहीं है। तो अरिस्टोक्रेसी, क्रेसी उसी का उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, बाकी तुम समझ लो उसको। गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंसिया, इंटेलिजेंसिया यानी इंटेलिजेंट पीपल के द्वारा जब कोई गवर्नमेंट चलती है या सरकार चलती है या शासन किया जाता है, तो इसको मेरिटोक्रेसी कहते हैं। मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी कहते हैं, यानी बुद्धिजीवियों का शासन। यानी बुद्धिजीवी व्यक्ति जो होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उनके द्वारा जब शासन किया जाता है तो गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंसिया कहते हैं, मेरिटोक्रेसी कहते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट बाय द रिच एंड पावरफुल क्लास, यहाँ पर यह भी हो सकता है गवर्नमेंट बाय द वेल्दी पर्सन्स, तो इसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, ये प्लूटोक्रेसी कहा जाता है इसको। वेल्दी पर्सन भी हो सकता है, रिच एंड पावरफुल क्लास जैसे कहते थे, अमीर लोग और जिनके अंदर कैपेसिटी, क्षमता, शक्ति, ताकत होती है, उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स का मतलब जब अधिकारी गण शासन करते हैं, ऑफिसर्स जब शासन करते हैं, तो इसको चूंकि ज़्यादा जानकारी में रहता है बच्चों के, इसको जानते हैं वो, तो इसको कहेंगे ब्यूरोक्रेसी। बस सबसे बड़ी बात, इसको अफसरशाही कहते हैं, अफसरशाही। सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान देने की बात है इसकी स्पेलिंग की, और ये स्पेलिंग कभी ऑप्शनल पूछ दी जाती है। मतलब आपको क्या करता है वो, कि 4 वर्ड लिख देता है, 4 वर्ड में कह देता है कि चूज द करेक्ट वर्ड, या फिर कह देता है चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड, ऐसे करके। तो करेक्ट वर्ड चूज करना, अब उसने BUROCRACY लिख दिया, BUEROCRACY लिख दिया, और एक जगह लिख दिया BUREAUCRACY, ऐसे करके लिख दिया, और लास्ट में नन ऑफ द एबव कर दिया। तो देखिए, ये चीज़ है कि ऐसे शब्दों में कन्फ्यूज़न श्योर है, कहीं ना कहीं पर कन्फ्यूज़न हो ही जाता है। तो इसको बहुत ही अच्छे ढंग से इसको प्रिपेयर करना है, याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब है जो चयनित प्रतिनिधि होते हैं। मतलब चयनित प्रतिनिधि का मतलब जिन्हें वोटिंग के माध्यम से चुना जाता है और फिर वो प्रतिनिधि बन जाते हैं, चाहे MP हो या MLAs हो, तो उनके द्वारा जो गवर्नमेंट बनती है, तो एक ही बनती है भाई। जब हम MP चुनते हैं या MLAs चुनते हैं, तो उससे जा कर के
सरकार जो बनती है उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, क्योंकि जनता ही सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है, फिर इनसे जा कर के गवर्नमेंट बनती है, तो इसलिए यहाँ पर इसको डेमोक्रेसी कहेंगे, प्रजातंत्र कहेंगे। और सेम बिल्कुल यही चीज़ होता है, जैसे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये जरूर पढ़ा होगा। मतलब लोगों के द्वारा, लोगों के लिए जो सरकार बनती है उसको भी डेमोक्रेसी ही कहते हैं। तो चूंकि घुमाकर कई तरह से पूछ देता है, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको भी इलेक्टेड, चूंकि हो सकता है बच्चा इसको ना समझ पावे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो यहाँ पर चयनित प्रतिनिधियों के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, और ये भी डेमोक्रेसी। इसके बाद गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी इसको धर्मतंत्र कहते हैं। मतलब जब दैवीय नियमों के आधार पर शासन किया जाता है तो उसको धर्मतंत्र यानी उसको धार्मिक सरकार या धर्मतंत्र कहते हैं। उसकी इंग्लिश होती है थियोक्रेसी। तो ये थियोक्रेसी, इसको याद रखें, थियोक्रेसी। फिर लिखा है गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, तो इसको कहते हैं मोनार्की। मोनार्की मतलब होता है जैसे मोनार्क होता है, मोनार्क माने शासक होता है, राजा होता है। तो इसलिए राजा या रानी के द्वारा जो गवर्नमेंट चलती है, सरकार चलती है, उसको मोनार्की कहते हैं। तो यहाँ पर ये राजतंत्र कहा जाता है, राजतंत्र मोनार्की को हिंदी में। अच्छा, इनकी हिंदी कोई कंपलसरी नहीं है, ये तो ये है कि मान लीजिए मैं बता दे रहा हूँ, पर इसकी कोई नीड नहीं है कहीं पर, क्योंकि मोस्टली जब कोई पेपर आता है किसी भी कंपटीशन में तो उसमें यही वर्ड ही सेलेक्ट किए जाते हैं। उसने दिया कि गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, थियोक्रेसी, डेमोक्रेसी, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी। अब अगर आपको पता है तो मोनार्की सेलेक्ट करेंगे, चले आएंगे, हिंदी का कोई मतलब उसमें नहीं रह जाता है। फिर मैं बता क्यों रहा हूँ, मैं बता इसलिए रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कोई पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहे हैं और पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी रीडिंग कर रहे हैं, कहीं पर हमारे सामने कोई डिस्क्रिप्शन या मैटर दिया हुआ है और उसमें मान लीजिए ये वर्ड आ जाता है या ये वर्ड आ जाता है, तो कम से कम हमें उसको हिंदी सेंस लेने में मदद मिलेगी। तो वर्ड कोई भी हो, चूँकि हम हिंदी भाषा ईजिली समझ लेते हैं, हिंदी के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें समझ लेते हैं, तो इसलिए उसकी मीनिंग आनी हमें बहुत ज़रूरी है। मतलब हम लोगों को, अर्थात जैसे हम हिंदी भाषा का प्रमुख ज्ञान रखते हैं, तो इसलिए किसी भी चीज़ में अप्रोच बनाने के लिए हिंदी वर्ड आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है। और मैंने कहा नहीं आ रहा है तो काम चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर कहीं पर हमारे सामने कोई वर्ड आ जाता है, पैराग्राफ आ जाता है, तो उसमें पढ़ने में आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। फिलहाल गवर्नमेंट बाय ए फ्यू पीपुल, गवर्नमेंट बाय ए फ्यू पीपुल, कुछ लोगों के द्वारा जो सरकार होती है उसको कहते हैं ओलिगार्की। ये कहते हैं ओलिगार्की कहते हैं, मतलब अल्पतंत्र जिसको कहते हैं, अल्पतंत्र मतलब कम लोगों की सरकार को ओलिगार्की कहते हैं, और इसको हिंदी में अल्पतंत्र कह सकते हो। इसके बाद है गवर्नमेंट रन बाय ए डिक्टेटर, किसी तानाशाह के द्वारा सरकार जब चलाई जाती है तो उसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट रन बाय ए डिक्टेटर यानी डिक्टेटरशिप, तानाशाही, इसको ये कहते हैं। और इसके बाद लिखा है गवर्निंग बॉडी ऑफ ए यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी का जो गवर्निंग बॉडी होता है, शासन तंत्र होता है, उसको सीनेट कहते हैं, SENATE, सीनेट। गवर्निंग बॉडी ऑफ ए यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है तो उसकी जो मतलब जो पूरे यूनिवर्सिटी को संचालित करने वाले जो पूरा तंत्र है, सिस्टम है, उसको जो है उसको सीनेट कहा जाता है। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं जैसे हिंदी में अधिसभा कह सकते हैं, तो ये सीनेट हो गया। इस तरह से ऑटोक्रेसी, इसको एक तंत्र कह सकते हो, अरिस्टोक्रेसी,
कुलीन तंत्र कहा जाएगा। मेरिटोक्रेसी यानी बुद्धिजीवियों का तंत्र या बुद्धिजीवियों की सरकार कह देंगे। और प्लूटोक्रेसी जो होता है इसको धनिक तंत्र कहते हैं, क्योंकि ये अमीर और धनवान लोगों की सरकार होती है, तो प्लूटोक्रेसी धनिक तंत्र कहते हैं। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, इसमें भी डेमोक्रेसी प्रजातंत्र। थियोक्रेसी को धर्मतंत्र यानी कि गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज, दैवीय नियमों ईश्वरीय नियमों से जो संचालित सरकार होती है उसको थियोक्रेसी कहते हैं। और इसके बाद गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, मोनार्की कहते हैं, यानी इसका मतलब है राजतंत्र। और गवर्नमेंट बाय ए फ्यू पीपल यानी ओलिगार्की कहते हैं, इसका मतलब अल्पतंत्र है। और गवर्नमेंट रन बाय ए डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप कहते हैं, इसका मतलब तानाशाही है। और गवर्निंग बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी, सीनेट यानी अधिसभा कह सकते हैं। और जैसे एक और भी है, हालांकि क्या करूं मैं, स्पेस नहीं है और मुझको भी बहुत ही अजीब लगता है जब मैं इस तरह से उसी में एक ही के साथ लिख देता हूं। लेकिन अब ये है कि जो है सो है, चलता है और उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे एक होता है, लास्ट में है गवर्नमेंट बाय नन। और गवर्नमेंट बाय नन का मतलब जहां किसी की कोई सरकार ना हो तो उसको एनार्की कहते हैं। एनार्की जिसका मतलब होता है अराजकता, जहां कोई सरकार ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई लॉज नहीं है और किसी तरह से कोई कानून नहीं है, तो वहां पर अराजकता तो होगी। तो गवर्नमेंट बाय नन, एनार्की, अराजकता। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट वाले जो वन वर्ड्स थे वो मैंने तुम्हें बताए, समझना है। और अभी जब तक नोट्स नहीं आ रहे तब तक आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हो जाएगा, बन जाएगा। और ये सब कुछ देखिए, अब चूंकि इस तरह से ये सारी जो समस्याएं हैं सामने, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी। और देखिए लाइफ में ब्रेक्स बहुत आते हैं। जैसे कल मैंने वीडियो नहीं बनाया ड्यू टू सम रीज़न, तो हो सकता है ऐसे बहुत सारे ब्रेक्स सबके जीवन में आते हैं, क्योंकि लाइफ में ये चीज़ होती ही है, सबके जीवन में होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इनसे कुछ न कुछ आदमी सीखता है, इम्प्रूव करता है। जब बार बार मैं इसमें लिखता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है, बोर्ड छोटा हो जाता है, लिखने में सफिशिएंट नहीं है, तो मेरे माइंड में बार बार स्ट्राइक करता है कि नहीं, बोर्ड मुझे बड़ा रखना होगा, वो भी धीरे धीरे होगा। और देखो, मैंने ब्रेक्स की बात करी है, तो लाइफ इज़ लाइक अ रोड, सड़क के समान है। जब हम इसमें चलते हैं तो कहीं भीड़ मिलती है, कहीं जानवर मिल जाते हैं और कहीं ब्रेकर्स मिल जाते हैं। तो ये जो ब्रेकर्स होते हैं जिनको अवरोधक कहते हैं, अगर हम इन्हें सावधानी से क्रॉस कर लेते हैं तो फिर हमारे सामने बराबर प्लेन रोड है। और अगर इनको हम लापरवाही से क्रॉस करते हैं तो फिर वहां पर डैमेज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई परेशानी आ सकती है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, कितनी परेशानियां बर्दाश्त करते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं, क्या नहीं करते हैं, कभी जली हुई रोटी खा रहे हैं, कभी भुनी हुई दाल खा रहे हैं मतलब ये सब होता है, लेकिन बेचारे लगे रहते हैं। और जिस समय सफल हो जाते हैं तो वो आनंद की अनुभूति जो होती है वो किसी से व्यक्त नहीं की जा सकती है। तो ऐसे तुम भी हो और ऐसे मैं भी हूँ, तो मैं भी एडजस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे साथ और तुम भी मेरे साथ एडजस्ट कर रहे हो। लेकिन ये जरूर है कि मैं द्रोणाचार्य हूँ, ये बिल्कुल गलत है। मतलब मैं द्रोणाचार्य नहीं हूँ, हाँ, लेकिन तुम लोगों ने अर्जुन होना जरूर सिद्ध कर दिया है। ये इस बात का मुझे गर्व जरूर होता है। तो चलिए ठीक है, और ज़्यादा देर बात करने से क्या फ़ायदा, कुछ और एक नया ले लेते हैं। क्योंकि मैंने अभी जब लास्ट वाला वीडियो यानी वो क्लास ली थी तो उसमें कुछ होमोफोन्स बताए थे, और होमोफोन्स 2-4 और भी हैं जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं और वो आपको आना चाहिए। जैसे
कॉन्फिडेंट है और कॉन्फिडेंशियल है। तो अब देखिए इनमें क्या होता है, इनमें कहीं ना कहीं पर बच्चों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है। अभी मैं वही सही करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरा पूरा सा मूड बिल्कुल एकदम, आई हैव मेड अप इन माइंड दैट आई विल स्टार्ट सून एक कंपटीशन लेवल एकेडमी, बिल्कुल इरादा बना लिया। तो अभी ही 1-2 दिन में बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूं। लेकिन अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी लाइव आ जाइए, तो अभी मैंने बताया ना कि कुछ ब्रेक्स होते हैं, तो अभी उनको मुझे दूर कर लेने दीजिए, फिर मैं लाइव भी आऊँगा और लाइव आके पढ़ाऊँगा। लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। फिलहाल कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वस्त, और विश्वस्त का मतलब होता है मतलब जिसको स्वयं में विश्वास हो, जिसे हम आश्वस्त भी कह सकते हैं। आश्वस्त मतलब जो स्वयं में अपने विश्वास रखता हो कि आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग इट, मतलब ये करने में मुझे मेरा विश्वास है। और इसी में जोड़ देते हैं जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आत्मविश्वास बन जाता है। और इस कॉन्फिडेंट का मतलब है विश्वास पात्र। ये अदर्स के लिए होता है, ये सेल्फ के लिए होता है। स्वयं के लिए जब व्यक्ति विश्वास की बात या विश्वास योग्य या विश्वास पात्र की बात करता है तो कॉन्फिडेंट होता है। जब दूसरे के लिए, जैसे हम कहते हैं कि बीरबल वॉज अ क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ द किंग अकबर, मतलब बीरबल जो है अकबर का बहुत ही विश्वास पात्र मंत्री था, तो वो कॉन्फिडेंट आएगा। देखिए एक ही लेटर का फर्क है सिर्फ। और ये कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट, सीक्रेट होता है। और इस सीक्रेट का मतलब होता है गोपनीय। गोपनीय का मतलब जैसे आर्मी है और भी जैसे नेवी या जो भी कुछ है, कंट्री है अपनी, उसके जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, फाइलें होती हैं और प्लान होते हैं, मिलिट्री को कहाँ कहाँ उसने पोस्ट कर रखा है, कहाँ कहाँ बंकर है, तो ऐसे करके वो फाइलें होती हैं, तो उनको कॉन्फिडेंशियल कहा जाता है। मतलब फाइलें क्या, आर्मी क्या, कुछ भी क्या, मतलब कहीं भी कोई भी चीज़ है, हमारे अंदर कोई बात है हम उसको बताना नहीं चाहते हैं, दैट इज कॉन्फिडेंशियल। वहाँ पर इसको यूज किया जाता है कॉन्फिडेंशियल। तो एक देखिए ये हो गया कि कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंशियल और इस तरह से कॉन्फिडेंट है, तो इनको ध्यान रखने वाली बात है। एक जैसे इसमें भी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, माइजर है, माइजरली है, और इसके बाद माइजरी है, और इसके बाद है माइजरेबल है। ठीक, ये भी लगभग एक ही तरह के हैं लेकिन सभी में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? माइजर माने होता है कंजूस, कंजूस। माइजरली माने भी होता है कंजूस। माइजरी माने होता है कष्ट या पीड़ा और या फिर विपत्ति। ये माइजरेबल माने होता है दयनीय, माइजरेबल कंडीशन, दयनीय दशा, दयनीय स्थिति। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर बता दें। माइजर माने कंजूस, ये नाउन है आपका, और ये आपका एडजेक्टिव है। ये इसके साथ आपका नाउन के इसके साथ आपको कोई दूसरा नाउन नहीं चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि वह एक कंजूस व्यक्ति है तो ही इज ए माइजर मैन, कहने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कहते हैं वो एक शिक्षक व्यक्ति है तो ही इज अ टीचर मैन, कहा जाता है क्या? नहीं, ही इज अ टीचर, दैट इज एनफ। और जैसे यहां पर कहा जाए कि ही इज ए माइजर मैन तो गलत, ही इज माइजर, वो कंजूस है। लेकिन माइजरली का मतलब ही इज सो माइजरली मैन। अब इसमें माइजरली के साथ मैन चाहिए। ही इज सो माइजरली मैन दैट ही कैन नॉट गिव अ सिंगल कॉइन टू एनीवन।
वो किसी को एक सिक्का तक नहीं दे सकता। तो यहाँ पर माइजरली कंजूस एडजेक्टिव है और माइजर आपका नाउन है। तो यहाँ पर ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो एक ही तरह के, और माइजरी माने पीड़ा या कष्ट या परेशानी, इस तरह से बन गया ये। इसके बाद जैसे और भी है, जैसे एक होता है वेल, एक होता है VEIL, समझना जरा, ये वेल, तो ये वेल पढ़ा जाता है वेल। और इसके बाद है VAIL, इसके बाद है WAIL और WELL। ये सभी तो ना जानते होंगे, लेकिन नीचे वाला जरूर जानते होंगे। तो इस वेल माने होता है घाटी, इस वेल माने होता है घूंघट या फिर पर्दा, और इसके माने होता है झुकना, और इसके माने होता है विलाप करना या रोना, लेमेंट, और इसके माने होता है अच्छा या फिर अच्छे से, यानी ये एक तरह से एडवर्ब के रूप में आता है। ऑल इज वेल कह दिया, जैसे ऑल इज वेल, तो उस तरह से इसमें ये यूज हुआ करता है। वैसे वेल एक एडवर्ब की तरह मोस्टली यूज होता है। तो जैसे ये हो गए। इसके बाद है जैसे आपका SORE शोर, SOAR, SHORE और SOUR। शोर माने पीड़ा या कष्ट, घाव भी होता है। शोर माने होता है उड़ना या फिर उठना। शोर माने तट या किनारा, और इस शोर माने खट्टा। इस तरह से इनका ये प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे और भी है, बीच बीच में मैं और बताता रहूँगा, है तो बहुत, लेकिन ये होता है कि ये बच्चे ज़्यादातर पढ़ते रहते हैं, इसलिए इसमें टाइम ना बर्बाद किया जाए। अब थोड़ा सा जैसे होता है स्पॉटिंग द एरर, चलिए मैं थोड़ा सा एक नमूने के तौर पे ले लेता हूँ। स्पॉटिंग द एरर। अब इसमें क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में ये रहता है कि ये चीज़ हमारे सामने आए, हमें समझाया जाए और पढ़ाया जाए, ताकि हमें कुछ नॉलेज बढ़े और हमें उसका फ़ायदा मिले। तो जैसे ये होता है कि जैसे कोई सेंटेंस तुम्हारे सामने आ गया, ही सेड दैट, फिर आ गया ही विल और कम। बहुत ही छोटा सेंटेंस मैंने लिया है और धीरे धीरे आपको वार्म अप करूंगा। सेंटेंस बहुत ही टिपिकल भी आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ही सेड दैट ही विल कम। अब जैसे उसने एक ए बना दिया या बी बना दिया या सी बना दिया और इसके बाद लिख दिया नो एरर। अब ऐसे कर सकता है वो, ऐसे और ऐसे करके, और यहाँ पर लिख देगा नो एरर। और देखिए यही चीज आती है, सब बच्चे जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि इसी तरह से इसमें आया करता है। तो आप देखिए, हम देखें ही सेड दैट ही विल कम। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कंपटीशन एकेडमिक से निकल कर आता है, नॉन एकेडमिक ऐसे नहीं बनता है। जब आप एकेडमिक पढ़ लेते हो तो अब हम ये हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर या 11th 12th में ये सब कुछ पढ़ते हैं कि जब हमारी ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब जितने भी ग्रामेटिकल टर्म्स हैं वो सब आना चाहिए, चाहे वो फ्रेज हो, चाहे वो क्लॉज हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट हो, ये चाहे फ्रेज, क्लॉज, कॉम्प्लीमेंट या अदर कोई डिवाइस हो, ये सब हमको आने चाहिए। बहुत सारी चीजें, एक इन्वर्जन होता है वर्ब का, वो भी आना चाहिए। तो ये चीजें जैसे हमको अगर नहीं आती हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, तो ये सारी चीजें नहीं आती, तो आप डायरेक्ट हम तुमसे कहते हैं इसमें ये सी नंबर सिलेक्ट करके चले आना, सही है, यहाँ पे गलती है। अब ये ना बताएं गलत कहाँ पे है, क्यों है, तो फायदा क्या है उसका। तो यहाँ पर क्या है कि जब हमारी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हमारी पास्ट में ही होती है।
इसलिए यहां पर हो जाएगा वुड। तो ही सेड दैट ही वुड कम। इस तरह से इसमें किया जाता है और ये इसका रूल है और सभी लोग इसको डायरेक्ट बेस पर बनाते भी हैं, इनडायरेक्ट बना लेते हैं। अब देखिए जैसे सेंटेंस है हार्डली आई रीच्ड द स्कूल और इसके बाद लिख देंगे व्हेन द बेल रैंग। अर्थ ये कहना चाहता है कि मुश्किल से मैं स्कूल पहुंचा था जब घंटी बज गई। और इसको ऐसे भी कह देते हैं कि मैं स्कूल पहुंचने भी ना पाया था कि घंटी बज गई। दोनों ट्रांसलेशन यानी दोनों सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन इसी तरह का होता है, लेकिन ये सेंटेंस जो सामने आप देख रहे हो ये डिफेक्टिव है, मतलब ये सही नहीं है। अब वो क्या करेगा, वो इतने में आपको एक क्लॉज दे देगा, ये दे देगा, इसके बाद ये दे सकता है और लास्ट में ये दे सकता है, या ये पूरी ए में दे देगा, फिर ये पूरी आपको बी में दे दिया, यहाँ से पूरी बी में दे दिया और ये पूरी आपका सी में दे दिया और आगे आपको दे दिया नो एरर। अब देखिए यही आप करते हो और यही आप देखते हो, यही आपको जब अपीयर होते हो एग्जाम में तो यही आपको करना पड़ता है। तो ये कोई साधारण नहीं है कि नहीं यहाँ पर हम क्या करें कैसे करें। जो बच्चा जानता है वही कर पाएगा, जो नहीं जानता नहीं कर पाएगा। तो हार्डली आई रीच्ड, ठीक, यहां पर थोड़ा सा एक चीज कर देंगे, यहां हार्डली आई हैड रीच्ड ऐसे कर देंगे, तब जाकर ये करेक्शन मांगेगा, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पर हार्डली आई हैड रीच्ड मतलब एक पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये सेंटेंस का टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो अब देखिए यहां पर करेक्शन इसका कैसे करेंगे, यहां पर करेक्शन करेंगे हार्डली हैड आई रीच्ड, ठीक, और इसके बाद व्हेन लगाकर पूरा सही कर देंगे, उधर सही है। मतलब हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा ए पोर्शन, यहां जहां मतलब ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने की बात है, और अगर बनाने की बात आएगी तो दो तरह से बना सकते हो। हार्डली हैड आई रीच्ड ऐसे बना सकते हो, या फिर बना सकते हो आई हैड हार्डली रीच्ड, आप ऐसे बना सकते हो। और व्हेन तो लगेगा। इसमें इतना इस सेंटेंस की इतनी बड़ी हिस्ट्री है कि पूरा एक वीडियो इसमें चाहिए। इस सेंटेंस में इतनी हिस्ट्री है, तो इसको मैं किसी दूसरे दिन लेता हूं। वैसे मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं कि ये यहां से उठकर यहां क्यों आएगा, क्योंकि ये होता है एडवर्ब और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, इसमें ये होता है कंजंक्शन। तो एडवर्ब का काम होता है कि वो नाउन को और प्रोनाउन को छोड़ करके लगभग सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को वो जो है मॉडिफाई करता है। तो यहां पर वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करता है, कंजंक्शन को मॉडिफाई करता है। इतनी सारी चीजों को एडवर्ब मॉडिफाई करता है और इसीलिए उसको स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं एडवर्ब को। तो ये अगर एडवर्ब यहां पे रहता है, ये है आपका प्रोनाउन, डायरेक्ट इफेक्ट इसका जो है इसमें पड़ता है, इस हार्डली का इसमें इफेक्ट पड़ता है, जो कि गलत तरीका है। अर्थात एडवर्ब अगर आता है तो वो वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या एडवर्ब के पहले आना चाहिए ताकि उसका प्रभाव उसी पर पड़े। तो चूंकि ये होती है हेल्पिंग वर्ब, हैड होती है हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब का ही कोई रूप है, इसलिए इसको हम कर देते हैं आगे। तो इसका जो असर आई पे पड़ रहा था यानी प्रोनाउन पे पड़ रहा था वो आपका अब हैड में पड़ेगा, इसलिए सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आई हैड हार्डली रीच्ड, अगर हम ये कर देते हैं तो ये देखिए आपका वर्ब के पहले आ जाता है, तो हार्डली का प्लेसमेंट एक्यूरेट है एकदम, मतलब नो डिफेक्ट है इस तरह से। दूसरा इसमें कंजंक्शन पूछ देता है कि यहाँ पर देन लगा देता है, तो जो हार्डली और स्कैर्सली होते हैं उनके साथ वेन लगता है, देन नहीं लगता है। और इसके भी कारण है, देन जैसे आपने पढ़ा नो सूनर के साथ देन लगता है, इसके साथ वेन लगता है, तो इसके कारण है। इसको मैं दूसरे दिन लेता हूं क्योंकि अभी
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर सारी चीज़ आपको एक साथ बता दी जाएगी तो डर ये रहता है कि कहीं आप उन चीज़ों को मिस ना कर जाएं, या फिर आप ऐसा ना हो कि ध्यान ना दे पाएँ। तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप, कहते नहीं कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, मतलब बहुत ही आराम से और धैर्य रखकर चलने वाला ही दौड़ जीत जाता है। तो मेहनत करते रहिए, और मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा हूँ, सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। पढ़िए, और मैं आप ही के लिए समर्पित हूँ, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं। देखिए, ज़्यादातर जब मैं बोलता हूँ या एड्रेस करता हूँ तो मेरा टारगेट सिर्फ बच्चे होते हैं, और कौन सुन रहा है कौन देख रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ बच्चों के लिए बोलता हूँ, एज ए क्लास में ट्रीट करता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। और तुम्हें जहाँ प्रॉब्लम आए तो वहाँ पर आप मुझे बताइए कि सर यहाँ पर दिक्कत आ रही है, और स्पॉटिंग द एरर, कॉमन एरर, उनके रूल्स और उनके नोट्स, ये सब आपको अवेलेबल कराऊंगा, सब कुछ मिलेगा, और इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। लेकिन बस तुम पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अभी शायद संभवतः ऐसा हो जाता है, कभी कोई नई चीज़ आती है तो ऐसा लगता है कि ये हमको पता नहीं थी, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि शायद किसी ने कहा है कि आपकी असली उड़ान अभी बाकी है, और आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, और अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इसलिए कैरी ऑन, मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को शुभकामनाएं।